Okay, now we are starting with this part. Second, dearest Connie, प्यारी Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened. मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे मूड में, बहुत ही खुश मिजाज मूड में लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत ही वंडरफुल हुआ है अभी अभी that I must tell you about at once, जिसके बारे में मुझे तुम्हें अभी ही बताना है. We were all standing to in our trenches. हम लोग सब अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे yesterday morning, कल सुबह. ट्रेंचेस का मतलब मैंने आपको बताया था, these are long deep ditches. ये गहरी लंबी गड्ढे की तरह या खाई की तरह होती है जिसमें सोल्जर्स छुप के फाइट करते हैं. तो हम लोग सब खड़े हुए थे अपनी ट्रेंचेस में कल सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग वाले दिन. उस दिन हवा उस दिन बहुत क्रिस्प मौसम था. हवा बहुत ठंडी थी, क्रिस्प थी और बहुत शांति थी सब जगह. एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सुबह जो मैंने आज से पहले नहीं देखी, या मैंने आज तक की सबसे खूबसूरत सुबह थी वो. As cold and frosty as a Christmas morning should be. जैसी ये क्रिसमस मॉर्निंग ठंडी और जब बर्फबारी होती है क्रिसमस मॉर्निंग, आमतौर पर क्रिसमस मॉर्निंग्स में बहुत ठंड होती है और बर्फ गिर रही होती है, तो ये वैसी ही ये क्रिसमस मॉर्निंग थी. I should like to be able to tell you, I should like to be able to tell you that we began it. मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि हमने शुरू किया. But the truth, लेकिन सच्चाई, I am ashamed to say, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है बोलने में, is that Fritz began it, कि फ्रिट्स ने इस चीज की शुरुआत की थी. Now Fritz, as I told you earlier, जो जर्मन सोल्जर्स हैं उनको ये यहाँ पे फ्रिट्स बोला जा रहा है क्योंकि फ्रिट्स एक बहुत ही कॉमन नाम है. तो वहां के जर्मनी के सब लोगों को वो लोग फ्रिट्स ही बुला रहे थे. फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट. सबसे पहले किसी ने एक सफेद कलर का फ्लैग देखा हिलता हुआ फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, जो ट्रेंचेस हमारे ट्रेंचेस के ऑपोजिट थी, जो हमारे ट्रेंचेस के सामने ट्रेंचेस थी, दुश्मन की ट्रेंचेस, वहां से एक सफेद फ्लैग हिलता हुआ देखा हमने. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड. फिर वो हमें नो मैंस लैंड वो लैंड होती है जहां पे कोई भी नहीं जा सकता है, कोई भी इंसान नहीं जा सकता. दो दुश्मन सेनाओं के बीच की जो लैंड होती है उसको नो मैंस लैंड बोलते हैं. फिर हमने देखा दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड. हमने देखा कि वो लोग नो मैंस लैंड के दूसरी तरफ से हमें बुला रहे थे, आवाज दे रहे थे. और वो आवाज क्या थी? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. वो क्रिसमस विश कर रहे थे टॉमीज को. टॉमीज कौन है? जो इंग्लैंड के सोल्जर्स हैं, ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स हैं, उनको टॉमी बोला जा रहा है क्योंकि टॉमी ब्रिटिश में या इंग्लैंड में बहुत ही कॉमन नेम है. मैंने आपको पहले बताया था ये. You can also refer here Tommy, a common English name used here to refer to British soldiers. Okay. Happy Christmas. तो वो टॉमीज को हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं. When we had got over the surprise, लेकिन जब हम उस सरप्राइज से उभरे, some of us shouted back. पहले तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, लेकिन जब हम उस आश्चर्य से उभरे तो हमने भी बोला सेम टू यू फ्रिट्स. उनको भी विश किया, क्रिसमस विश किया, सेम टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट. और मुझे लगा कि बस इतना ही सब होगा, इस चीज पे बात खत्म हो जाएगी. वी ऑल डिड, हम सब ने यही सोचा था. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट. लेकिन एकदम से उनमें से एक वहां से ऊपर खड़ा हो गया अपने ग्रे ग्रेट कोट पहने हुए, एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग. और एक व्हाइट फ्लैग को वो हवा में वेव कर रहा था, हिला रहा था. डोंट शूट लैड्स,
गोली मत चलाना। लैड्स, लैड मतलब जितने भी लोग वहां पे हैं उन सबको वो बुला रहा है, बोल रहा है कि डोंट शूट, गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, डोंट शूट लैड, समवन शाउटेड, कोई एक चिल्लाया कि गोली मत चलाना लोगों। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट, तभी एक दूसरा जर्मन सोल्जर, जो फ्रिट्ज जिसको बोल रहे हैं, वो पैरापेट, पैरापेट मैंने आपको बताया था एक छोटी दीवार होती है जिसके पीछे खड़े होकर सोल्जर्स लड़ते हैं। तो पैरापेट, ट्रेंचेस, ये दो ऐसी चीजें हैं जो सोल्जर्स अपनी सेफ्टी के लिए बनाते हैं ताकि उनको गोली ना लगे। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और एक के बाद एक फ्रिट्ज ऊपर निकल के आ गए, बाहर निकल के आ गए अपनी छुपने की जगह से। कीप योर हेड्स डाउन, मैंने आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट, अपने सिर नीचे रखो, मैंने अपने आदमियों को बोला ये एक चाल है, बट इट वॉजंट, लेकिन वो एक चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, एक जर्मन एक बॉटल को अपने सिर के ऊपर हिला रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, ये क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स हैं। मैंने आपको बताया था स्नैप्स इज अ ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रीन्स, एक ये पीने की चीज है जिसको ग्रीन्स से बनाया जाता है। वी हैव सॉसेज, और ये भी एक डिश का नाम है सॉसेज। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास स्नैप्स है और हमारे पास सॉसेज है। वी मीट यू, क्या हम तुमसे मिलेंगे? यस, हाँ मिल सकते हैं। बाय दिस टाइम, ये पूछ रहे हैं अभी उनसे कि हम आपसे मिल सकते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, इस समय तक डजन्स, डजन्स मतलब बहुत सारे, जनरली डजन का मतलब होता है 12, लेकिन डजन्स बोलते हैं तो मतलब कई सारे ग्रुप्स में खड़े होकर हमारी तरफ चलते हुए आ रहे थे। नो मैन्स लैंड से होते हुए, नो मैन्स लैंड से होते हुए हमारी तरफ चल के आ रहे थे। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में किसी के पास भी राइफल नहीं थी, गन नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, और हमारी तरफ से लिटिल प्राइवेट मॉरिस, ये जो सोल्जर्स हैं उनको प्राइवेट बोलते हैं, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, तो हमारी तरफ से पहला इंसान जो है प्राइवेट मॉरिस, वो खड़ा हुआ। कम ऑन बॉयज, चलो लड़कों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उनको रोकना चाहिए था। देयर एंड देन, वहीं और उसी समय, मुझे उन्हें वहीं और उसी समय रोकना चाहिए था। आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे कभी ऐसा दिमाग में ही नहीं आया कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स I could see men walking slowly towards one another. All along their line and ours, उनकी तरफ वाली लाइन पे और हमारी तरफ वाली लाइन पे मैं देख सकता था कि जो आदमी है वो धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल, और बीच में आके एक दूसरे से मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इस चीज का एक हिस्सा था। किस चीज का? आपस में मिलने का। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, एक युद्ध के बीच में हम लोग शांति कायम कर रहे थे। मेकिंग पीस का मतलब शांति कायम करना। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम इमेजिन नहीं कर सकते डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग्स as I looked into the eyes of the Fritz officer, तुम इमेजिन नहीं कर सकती कॉनी, मेरी भावनाएं, मेरी फीलिंग्स, जैसे ही मैंने सामने वाले आर्मी के ऑफिसर की आंखों में देखा। Who approached me, जिसने जो मेरी तरफ बढ़ा, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, अपना हाथ बढ़ाते हुए, हाथ मिलाने के लिए। हांस वुल्फ, ही सेड, उसने बोला हांस वुल्फ, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने बोला हांस वुल्फ, और हांस वुल्फ उसने कब बोला? साथ साथ में उसने मेरा हाथ वार्मली पकड़ा और उसे पकड़े रखा और पकड़े पकड़े बोला हांस वुल्फ,
आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में, ऑर्केस्ट्रा आपको बताया था मैंने, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस का ग्रुप जो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजाते हैं और एक म्यूजिक क्रिएट करते हैं। तो ऑर्केस्ट्रा में मैं एक सेलो बजाता हूँ। सेलो नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वायलिन जैसा होता है, लेकिन उससे काफ़ी बड़ा साइज में होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है। तो मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। हैप्पी क्रिसमस, और उसको वो हैप्पी क्रिसमस विश करता है। अच्छा, बिफोर वी गो अहेड, प्लीज अंडरस्टैंड कि हम लोग सिर्फ एक कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो मेक श्योर कि जो ये वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इन येलो, इन वर्ड्स को मैं जो आपको इनके मीनिंग्स बता रहा हूँ और किस तरह से ये वर्ड्स यूज हुए हैं, यू शुड रिमेंबर हाउ दे आर यूज हियर, ताकि आप भी इनको अपनी रूटीन में यूज कर सको। जो भी वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं उनको अपने को रूटीन में यूज करना चाहिए। ट्राई टू यूज एटलीस्ट 3 to 4 वर्ड्स डेली एंड यूज देम अगेन एंड अगेन, बार बार यूज। हमें ऐसा नहीं करना है कि सारे के सारे वर्ड्स एक ही दिन में यूज करने हैं। इसमें से कोई भी 2 या 3 वर्ड्स लो और उसे 3-4 दिन तक लगातार यूज करते रहो, आपको अपने आप वो वर्ड्स याद हो जाएंगे। ओके, नाउ विल मूव अहेड। कैप्टन जिम मैकफर्सन, मैंने जवाब दिया कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में वेस्ट में है। डॉर्सेट, डॉर्सेट बोल के वो स्माइल करता है। मैं जानता हूँ इस जगह को, आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम लोगों ने अपना रम राशन, अपना जो राशन था खाने पीने का, वो शेयर किया, और उसकी एक्सीलेंट सॉसेज मैंने आपको बताया था खाने की डिश होती है, वो सब शेयर किया हमने। एंड वी टॉक्ड कॉनी, और हमने बातचीत की कॉनी। हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातचीत की। अब वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो दुश्मन थे, एक दूसरे पे गन्स तान के खड़े थे वो बहुत समय से, और अभी लड़ाई और चलने वाली थी, लेकिन फिर भी वो लोग बातचीत कर रहे थे आराम से, जैसे दोस्तों से बात करते हैं। तो उस चीज़ के लिए वो बहुत आश्चर्य व्यक्त कर रहा है कि हम लोग कैसे बात कर रहे थे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो लगभग परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। अब वो इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि वो जर्मन्स थे, उनकी मदर टंग जर्मन है, तो उसको इंग्लिश कैसे आती थी, और एकदम परफेक्ट इंग्लिश कैसे आती थी उसको। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, लेकिन उसको डॉर्सेट के बारे में पता था, लेकिन इट टर्न्ड आउट मतलब ऐसा पता चला बाद में कि उसने कभी डॉर्सेट, कभी वो आया ही नहीं, उसने कभी पैर नहीं रखा डॉर्सेट में, सेट फुट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी इंग्लैंड भी नहीं आया वो। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, जितना भी उसे इंग्लैंड के बारे में पता था वो सब उसने स्कूल में सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में बुक्स पढ़ के सीखा था उसने। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका फेवरेट राइटर था थॉमस हार्डी। उसकी फेमस बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं या कुछ बुक्स का नाम है या कुछ स्टोरीज हैं जिसके बारे में उन्होंने बातचीत की। वो क्या क्या है, बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट रॉय एंड डॉर्सेट। डॉर्सेट तो आपको पता है जहाँ का वो रहने वाला था, कौन, जिम मैकफर्सन। यही वाला आपको याद होगा, यही एड्रेस भी लिखा हुआ था उस लेटर के ऊपर, कॉपर बीच रोड डॉर्सेट। इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ था डॉर्सेट वाला। ही हैड अ वाइफ एंड 1 सन, उसकी एक वाइफ थी और एक बच्चा था, बॉर्न जस्ट 6 months अगो, जो कि सिर्फ 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। अब ये सब बातें वो इसलिए बता रहा है उसको कि उसकी एक वाइफ थी, एक बच्चा था जो कि बहुत छोटा था, अभी 6 months का था, लेकिन फिर भी वो अभी लड़ाई करने के लिए जंग के मैदान में था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी, जब मैंने मेरे आसपास देखा तो ढेर लगे हुए थे खाकी के और ग्रे के हर जगह पे। खाकी का मतलब ये यहाँ पे खाकी उनकी ड्रेस का कलर था, और ग्रे जर्मन सेना की
ड्रेस का कलर था। अभी जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ये हम जो इंग्लैंड का ऑफिसर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। आई, मी, माई, ये सब किसके लिए यूज हो रहा है? जो इंग्लैंड आर्मी का जो ऑफिसर है या ब्रिटिश आर्मी का, इंग्लैंड और ब्रिटिश, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटिश, ये सब एक ही टाइप के लोगों के लिए यूज हो रहा है। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी बोलते हैं, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम भी उसी जगह का नाम है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सब दीज आर, जैसे हमारे देश का नाम है इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, वैसे ही ये इंग्लैंड, ब्रिटेन, ठीक है। ओके, तो खाकी और ग्रे के ढेर लगे हुए थे सब जगह, ऑल ओवर नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड के पे सब जगह पे, नो मैंस लैंड मैंने आपको बताया था जहाँ पे कोई नहीं होता, तो उस जगह पे खाकी के और ग्रे के ढेर लगे हुए थे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, तो सब खा पी रहे थे, मजे कर रहे थे, हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे। हांस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हांस वुल्फ ने और मैंने शेयर किया, हम इस लाइन पे हैं, थोड़ा इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूं मैं। हांस वुल्फ और मैंने शेयर किया जो तुम्हारे गजब के क्रिसमस केक का बचा हुआ हिस्सा था, वो हमने शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसने सोचा कि marzipan जो है वो बेस्ट है जो उसने कभी भी टेस्ट किया था आज तक, उसमें वो बेस्ट है, ये वाला जो तुमने बनाया था। I agreed, और मैंने भी एग्री किया। We agreed about everything, हमने हर चीज के बारे में सहमति जताई। And he was my enemy, और वो मेरा दुश्मन था। वो इस चीज को इसलिए हाईलाइट कर रहा है क्योंकि हमारी दुश्मनी तभी होती है ना जब हम किसी चीज पे एग्री नहीं करते। तो वो कहता है कि हम लोगों ने लगभग सब चीजों पे एग्री किया, हमने बोला कि हाँ ये भी सही है, ये भी ठीक है, दोनों एक ही चीज के बारे में एग्री कर रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। इस तरह की क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं थी, पहले कभी नहीं देखी उसने। देन समवन, आई डोंट नो हु, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। फिर कोई, मुझे नहीं पता कौन, एक फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स। ग्रेट कोट्स, कौन से कोट्स? ग्रे और खाकी, दोनों तरह के कोट्स, और उनको ग्रेट क्यों बोला जा रहा है? सी, देयर कुड बी टू मीनिंग्स हियर। ग्रेट कोट्स बहुत सारे कोट्स के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर वो ग्रेट कोट्स इसलिए भी यूज कर रहा है बिकॉज these are the coats worn by these soldiers। ये सोल्जर्स ये कोट पहन के फाइट करते हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए जो उनके कोट्स हैं उनको वो ग्रेट बोल रहा है। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स। ग्रेट कोट्स को ढेरों में डंप कर दिया गया। टू मेक गोल पोस्ट, क्यों डंप किया? गोल पोस्ट बनाने के लिए, फुटबॉल के लिए गोल पोस्ट बनाने के लिए उनको डंप कर दिया, इकट्ठा कर दिया सब जगह। फिर बोल दिया कि ये हमारा गोल है, ये वाला ढेर हमारा गोल है, उधर वाला ढेर आपका गोल है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज। फिर नेक्स्ट थिंग जो हमारे सामने थी वो ये थी कि टॉमी, जो इंग्लैंड की सेना थी और जो फ्रिट्ज की सेना थी, वो आमने सामने थी। आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड के बीचों बीच हम दोनों आमने सामने थे। और किस लिए आमने सामने थे? लड़ने के लिए नहीं, खेलने के लिए, फुटबॉल का गेम खेलने के लिए। हांस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हांस वुल्फ जो सामने वाली टीम का ऑफिसर था और मैं, हम दोनों मैच को देख रहे थे। हम दोनों ने मैच को देखा और चीयर किया, मतलब उनको प्रोत्साहन दिया। क्लैप किया, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैंपिंग आवर फीट। और हम अपने कदम को थपथपा रहे थे और क्लैप कर रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड, ठंड को दूर भगाने के लिए, एज मच एज एनीथिंग। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. एक मोमेंट आया, एक ऐसा समय आया जब मैंने ऐसा नोटिस किया कि हमारी जो सांसें हैं वो हवा में एक दूसरे से मिल रही हैं। He saw it too, उसने भी ये देखा। अब ऐसा कैसे देखा उन्होंने? क्योंकि वहां पे बहुत ठंड थी। तो ठंड में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मुंह से या हमारे नाक से भाप निकलती है, राइट, जो राइट अवे एयर में जाके फ्रीज हो जाती है। तो जब वो सांस ले रहे थे और मुंह से भाप निकल रही थी
तो वो हवा में मिक्स हो रही थी। उसने भी ही सॉ इट टू, उसने भी वो देखा, एंड स्माइल्ड, और स्माइल किया। जिम मैकफर्सन, थोड़ी देर बाद वो बोला, जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, उसने थोड़ी देर बाद बोला, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। मुझे लगता है ये ही एक तरीका है जिससे हमें इस वॉर को रिजॉल्व करना चाहिए। रिजॉल्व का मतलब इसका हमें सोल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। आई थिंक मिंगलिंग का मैंने मतलब यहाँ पे मिस कर दिया बताना आपको। मिंगलिंग का मतलब होता है मिक्स होना, एक दूसरे से मिक्स हो रहे थे, ठीक है। तो रिजॉल्व का मतलब यहाँ पे है कि दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। मुझे लगता है इस तरह से हमें इस वॉर का सोल्यूशन करना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के जरिए। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कोई भी फुटबॉल मैच में मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइव्स बिकम विडोज, और कोई भी वाइव्स विडोज नहीं बनती हैं। आई प्रेफर क्रिकेट, लेकिन मैं क्रिकेट प्रेफर करूंगा। प्रेफर करना मतलब फुटबॉल की बजाय मैं क्रिकेट को ज्यादा, मैं चाहूंगा क्रिकेट खेलें हम। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, फिर लगता है कि हम टॉमीज तभी पक्का हो सकते हैं जीतने के लिए, क्योंकि इसी आपको बताता हूँ, जर्मन में फुटबॉल जो गेम है वो बहुत फेमस है और बहुत लोग फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन इंग्लैंड में इसके ऑपोजिट, इंग्लैंड में पीपल प्रेफर क्रिकेट, वहां पे लोग बहुत क्रिकेट खेलते हैं। एंड इनफैक्ट क्रिकेट वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, क्रिकेट वॉज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड, क्रिकेट को इंग्लैंड में इन्वेंट किया गया था और स्टार्ट किया गया था। वी लाफ्ड एट दैट, और ये बात जब मैंने बोली तो इस बात पे हम बहुत हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और साथ साथ हमने फुटबॉल का वो गेम देखा जो हमारी टीम्स में, हमारी आर्मीज के बीच में हो रहा था। सैड टू से कॉनी, बहुत दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, सी आपको दिख रहा है ये फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, सी दिस इज नो मैंस लैंड, जिसके बीच में खेल रहे हैं। ये वाली जो तारे हैं, ये लाइन होगी, ये लाइन है इंग्लैंड की सेना की, सी खाकी कलर के इन्होंने ड्रेस पहनी हुई है। इधर ये ग्रे कोट्स वाली जो सेना है ये जर्मन सेना है, ये जर्मन सेना की लाइन है। और बीच में जो एरिया है ये वाला, दिस इज नो मैंस लैंड, जिसमें कोई भी इंसान खड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ से गोली चलती है, यहाँ से गोली चलती है, जो बीच में होगा उसकी तो डेथ होगी, मरेगा ही वो तो, इसलिए दिस इज कॉल्ड नो मैंस लैंड। कॉनी, फ्रिट्ज वॉन 2-1, तो वो बोल रहा है कि कॉनी मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि फ्रिट्ज जीत गए, मतलब जर्मन सेना के जो लोग हैं वो हमसे फुटबॉल गेम में जीत गए। 2-1, 2 गोल वर्सेस 1 गोल, हमने 1 गोल किया, उन्होंने 2 गोल किए, इसलिए वो जीत गए। बट एज हांस वुल्फ जेनरसली सेड, लेकिन जैसा कि हांस वुल्फ ने बहुत ही काइंड वे में बोला, बहुत ही दयालुता के स्वभाव से बोला, आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा जो गोल है वो ज्यादा चौड़ा था उनके गोल से, इसलिए उनको आसानी हुई हमारा गोल करने में। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, तो इसलिए ये एक तरह से सही नहीं हुआ। तो जर्मन जो जीत गए थे, जर्मन सेना का ऑफिसर बोलता है कि तुम्हारा गोल जो था वो चौड़ा था, इसलिए हमें आसानी हुई तुमसे जीतने में। तो लेकिन ये गेम कोई फेयर गेम नहीं हुआ। तो वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो जीत गए हैं, बट स्टिल ही वांट टू बी हम्बल एंड ही वांट टू टेल देम कि आप लोग भी अच्छा खेले, लेकिन हमें थोड़ी सी, हमारे पास थोड़ा सा फायदा था कि आपका गोल चौड़ा था, इसलिए हम जीत गए, ताकि उनको बुरा भी ना लगे। द टाइम केम, फिर समय आ गया, एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, और बहुत जल्दी जब गेम खत्म हो गया, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। फिर स्नैप्स जो खाने की चीज़ है, जो पीने की चीज़ें हैं, और बाकी जो और खाने की चीज़ें हैं, वो सब बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, हमारा गेम खत्म होने से बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। एंड वी न्यू, और हमें पता था कि अब सब खत्म हो गया है। आई विश्ड, ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता था कि हम लोग कुछ देर के लिए दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो हम लोग 2 देशों की सेनाएं हैं जो अभी वॉर पे हैं, which is on war with one another. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. मैंने हांस वुल्फ को के लिए विश किया कि सब अच्छा हो तुम्हारे साथ, और मैंने उसको एंड टोल्ड हिम, और मैंने उसको बोला
कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी फैमिली को जल्दी ही मिलेगा, दोबारा देखेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड, और मैंने ये भी विश किया कि जो लड़ाई है वो भी ख़त्म हो जाएगी और हम सब घर जा पाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, मुझे लगता है कि यही है जो हर सोल्जर चाहता है। ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के सोल्जर्स हैं वो यही चाहते हैं। हांस वुल्फ सेड, हांस वुल्फ ने बोला, ये बात हांस वुल्फ बोल रहा है कि मुझे लगता है कि दोनों साइड के सोल्जर्स यही चाहते हैं कि लड़ाई खत्म हो जाए। टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नो यू, मैं ये मोमेंट कभी भी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम। उसने मुझे सैल्यूट किया और धीरे धीरे वो चलता हुआ अनविलिंगली, बिना इच्छा के वहां से चला गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। आई फेल्ट। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, उसने एक बार घूम के मेरी तरफ हाथ हिलाया। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंच। उसने एक बार टर्न किया मेरी तरफ हाथ हिलाने के लिए, वेव करने के लिए, और फिर धीरे धीरे वो कई 100 ग्रे कोट में से एक कोट बन गया जो हमसे धीरे धीरे दूर जाते जा रहे थे अपनी ट्रेंचेस की तरफ। आई रिमेंबर व्हाट डिड आई टेल यू अबाउट ट्रेंचेस, ट्रेंचेस उनके छुपने की जगह और जिसमें सोल्जर्स छुप के फाइट करते हैं। तो धीरे धीरे वो भी उन्हीं कोट्स में से एक कोट हो गया जो अपने ट्रेंचेस की तरफ मूव कर रहे थे। ड्रिफ्ट करना मतलब धीरे धीरे सरक रहे थे। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, अब नाउ दिस इज द थर्ड वर्ड यूज फॉर हाइडआउट्स, छुपने की जगहों के लिए ये तीसरा वर्ड यूज किया गया है। व्हाट आर द थ्री वर्ड्स? वन वाज ट्रेंचेस, अनदर वाज डगआउट, एंड आई वांट यू गाइस टू लुक फॉर द थर्ड वर्ड। याद करो थर्ड वर्ड कौन सा था, चैप्टर के एंड में मैं बताऊंगा आपको, याद करो। तो उस रात को बैक इन आवर डगआउट्स, हमारे जो डगआउट्स हैं, जो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। एक शेल्टर जो सोल्जर्स के लिए बनाया गया होता है, ग्राउंड में एक होल बना के जिसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है। तो ये भी सोल्जर्स के छुप के फाइट करने के लिए जगह होती है जिसको हम डगआउट बोलते हैं। तो उस रात अपने डगआउट्स में हमने सुना कि वो लोग कैरल्स गा रहे हैं। कैरल्स होते हैं गाना, ऐसे गाने, संगीत जो क्रिसमस के टाइम गाए जाते हैं। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और वो बहुत ही सुंदर तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नाक्ट, वो एक शांत रात थी। स्टिल नाक्ट जो है ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है साइलेंट नाइट। नाक्ट स्टिल मतलब साइलेंट, नाक्ट मतलब नाइट। आर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस, और हमारे लड़कों ने उन्हें बहुत अच्छे से बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। राउजिंग मतलब उत्तेजित करने वाला, कोरस कोरस मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड, किसका? वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड इज शायद ये एक म्यूजिक है जिसका उन्होंने कोरस दिया, जिसका उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया उनकी कैरोल्स को। वो गा रहे थे और उनके गाने को पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दिया हमारी आर्मी के बॉयज ने। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ वाइल, और हमने कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे के साथ कैरल्स एक्सचेंज किए। उन्होंने गाने गाए, हमने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, हमने गाने गाए तो उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सब शांत हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस, हमने अपना शांति का समय ले लिया। हमारे पास हमारा शांति का समय था। कौन सा समय? जब हमने बातचीत की, गेम्स खेले, एक दूसरे से अपने सुख दुख बांटे, एंड गुडविल, और अच्छाई का समय बांटा। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा समय जिसको मैं अपने पास संभाल के रखूंगा, ट्रेजर करूंगा उसको मैं एक खजाने की तरह रखूंगा। एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा रहूंगा। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। डियरेस्ट कॉनी, वेरी कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी। डियरेस्ट कॉनी, इस समय बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस के समय तक ये जो जंग है, जो वॉर है, ये इट विल बी नथिंग, ये कुछ भी नहीं रह जाएगा, बस एक दूर का और बहुत ही भयानक यादगार रह जाएगी। ये बहुत ही बुरी मेमोरी रह जाएगी, यादगार रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस।
आई नो, मुझे पता है जो हुआ आज उसको देख के कि दोनों आर्मीज कितना इंतजार कर रही हैं शांति के लिए। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम लोग जल्द ही एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे पक्का पता है। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। अभी कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस आ गए हैं कुछ। लेट्स सी इफ वी कैन आंसर दीज क्वेश्चंस नाउ। हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन? ये लेटर किसने लिखा था और किसको लिखा था? आई गेस यू गाइस नो इट बाय दिस टाइम। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर। ये लेटर जिम मैकफर्सन, योर लविंग जिम दिख रहा है यहाँ पे आपको। ये लेटर जिसने लिखा होता है एंड में वो लिखता है ना अपना नाम, तो ये जिम ने लिखा है। तो जिम मैकफर्सन हैड रिटन दिस लेटर टू whom, किसको लिखा था? दिस लेटर वॉज रिटन टू हिज वाइफ। ही रोट दिस लेटर टू हिज वाइफ मिसेस मैकफर्सन। और उनकी उसका नाम क्या है? डू यू रिमेंबर हर नेम? बार बार वो इस स्टोरी के अंदर इस लेटर में बार बार उनका नाम लेता है, डियरेस्ट कॉनी। तो किसको लिखा लेटर? ये कॉनी को। एंड व्हेन, जब ये लड़ाई चल रही थी। और ये लड़ाई कब चल रही थी? डू यू रिमेंबर विच ईयर इट वॉज? ओके, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आई एम गोइंग बैक टू दैट पार्ट ऑफ द चैप्टर। I guess I remember it is 1914, but let's just check it once. एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। I'm scrolling up. December 26, 1914. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. December 26 को ये लेटर लिखा गया था 1914 में। अच्छा, मैंने आपको डॉर्सेट के बारे में बताया था। देखो ये लेटर के ऊपर लिखा हुआ है ना, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। डॉर्सेट उस जगह का नाम है जहाँ पे ये जिम रहता था। इसने बताया था ना अपने हांस वुल्फ को। हांस वुल्फ दूसरी आर्मी का ऑफिसर है, उसको बता रहा था कि मैं डॉर्सेट में रहता था। अच्छा, हांस वुल्फ कहाँ रहता था? डू यू रिमेंबर? हांस वुल्फ डसेल्डॉर्फ में रहता था। सी, आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, जर्मनी में किसी जगह का नाम होगा ये। ओके, लेट्स मूव बैक टू आवर स्टोरी। हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? ओके, तो वी वर एट दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका आंसर हो गया, लेटर वॉज रिटन बाय जिम मैकफर्सन, इट वॉज रिटन टू मिसेस मैकफर्सन, मिसेस कॉनी मैकफर्सन, and it was written on 26th of December 1914. Now we have answer to this question. Now question number 2, why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? लेटर क्यों लिखा गया था? लेटर इसलिए लिखा गया था क्योंकि जिम मैकफर्सन wanted to tell his wife the most wonderful thing that had happened with him. वो वंडरफुल चीज क्या थी? वो वंडरफुल चीज ये थी कि दो आर्मीज वॉज मेकिंग पीस इन मिडल ऑफ अ वॉर। एक जंग के बीच में दो आर्मीज शांति कायम कर रहे थे। दे वर मेकिंग पीस इन द मिडल ऑफ अ raging war. Okay, now we are moving on to the question number 3. What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? Hans Wolf और Jim McPherson के पास क्या जॉब्स थे जब वो सोल्जर्स नहीं थे? Let me remember. Hans Wolf क्या करता था? Do you remember? Okay, I guess I remember. Jim McPherson used to be a teacher. जिम मैकफर्सन तो एक टीचर थे और हांस वुल्फ एक सेलो प्लेयर थे ऑर्केस्ट्रा में। ही वॉज अ म्यूजिशियन। हांस वुल्फ वॉज अ म्यूजिशियन। ही यूज्ड टू प्ले सेलो इन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकफर्सन वॉज अ टीचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हैड हांस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? क्या हांस वुल्फ कभी डॉर्सेट गए थे? हांस वुल्फ जर्मन सेना के ऑफिसर हैं, ये डसेल्डॉर्फ के रहने वाले हैं, लेकिन क्या ये कभी डॉर्सेट आए थे? कहानी में हमने पढ़ा था ये। नो,
Hans Wolff had never come to Dorset. He had never set foot in Dorset, or even in England for that matter. उन्होंने डॉर्सेट में क्या, इंग्लैंड में ही कभी कदम नहीं रखा था. Why did he say he knew it? उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि he knew it? He said he knew it because he learned it in school. उसने स्कूल में इस इंग्लैंड के बारे में और डॉर्सेट के बारे में सुना था और सीखा था, और उन बुक्स से सीखा था जो इंग्लिश में लिखी गई थी और वहाँ के बारे में लिखी गई थी. तो हांस वुल्फ डॉर्सेट के बारे में बुक्स से और स्कूल में जो सिखाया गया था उससे जानता था डॉर्सेट के बारे में. ओके, इसलिए उसने बोला ही न्यू इट, कि आई नो इट. डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या तुम्हें लगता है जिम मैकफर्सन लड़ाई से वापस घर आया था? हाउ डू यू नो दिस? और तुम्हें ये कैसे पता? तो थिंक अबाउट इट. हमें किस बात से पता चलता है कि जिम मैकफर्सन वॉर के बाद वापस आया था कि नहीं आया था? प्रोबेबली वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ इट एज ऑफ नाउ. हमें कंफर्म नहीं है कि वो आया था कि नहीं आया था, बट अभी स्टोरी से तो हमें ये लग रहा है कि जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक फ्रॉम वॉर, कि वो कभी वॉर से वापस नहीं आया. क्यों? क्योंकि ये जो लेटर पढ़ा हमने, ये लेटर किसी को एक घर में मिला, जो घर पूरी तरह से घर में नहीं मिला, ये एक टेबल में मिला था. आई वॉज मिस्टेकन. अगर आप मेरे साथ स्टोरी पढ़ रहे थे तो यू मस्ट नो कि ये लेटर एक टेबल के अंदर मिला. वो टेबल जो पूरी तरह से जला हुआ था, टूटा हुआ था और एक कबाड़ की दुकान में पड़ा था. राइट? तो हो सकता है कि वो कभी वॉर से वापस ही नहीं आया. ओके, लेट्स सी, विल फाइंड आउट इफ ही केम बैक फ्रॉम दिस वॉर और आवर गेस इज राइट, कि वास्तव में वो इस वॉर से वापस आया या जो अंदाजा हमने लगाया है वो सही है. लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. नाउ विल रीड पार्ट 3. दिस इज रादर शॉर्ट. ये बाकी दो पार्ट से काफी छोटा है, तो हमारी स्टोरी आज खत्म हो जाएगी. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. तो मैंने उस लेटर को दोबारा से फोल्ड किया और उसको बहुत ध्यान से उसके एनवेलप में सरका दिया. स्लिप्ड उसको सरका दिया उसके अंदर. I kept awake all night. मैं पूरी रात जगता रहा. By morning I knew what I had to do. सुबह तक मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. I drove into Bridport. मैं गया ब्रिडपोर्ट में ड्राइव करके. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, बस कुछ ही किलोमीटर, कुछ ही माइल्स दूर था वो. माइल्स जो है वो किलोमीटर की तरह ही दूसरी यूनिट डिस्टेंस को मेजर करने की. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज. एक बॉय जो अपने कुत्ते को टहलाने लेके आया हुआ था, मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ था. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल. तो वो पूछ के वहां चला गया होगा. फिर वो बता रहा है कि वहां पे जो 12 नंबर हाउस था, ये एड्रेस में लिखा था ना हाउस नंबर 12, तो वहां पे गया. वो देखता है कि वो हाउस जो है वो इट वाज नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल. एक तरह से वो जला हुआ शेल रह गया था, एक खोखला जला हुआ शेल रह गया था. द रूफ गेपिंग का मतलब है, बर्न्ड आउट शेल का मतलब है जला हुआ खोखला हिस्सा. शेल होता है आउटर कवरिंग, तो वो आउटर कवरिंग रह गई थी, वो भी जली हुई, अंदर तो सब जल गया था. द रूफ गेपिंग का मतलब है कि छत में भी छेद हुए थे, ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था, आसमान दिख रहा था अंदर खड़े होके. द विंडोज बोर्डेड अप, और जो विंडोज थी उनको बोर्ड अप कर दिया गया था. बोर्ड अप मतलब विंडोज को कवर कर दिया गया था वुडन बोर्ड से, कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. तो मैंने उस घर के जो बगल वाला घर था, नेबरिंग हाउस था, मैंने उसको नॉक किया. एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन. और मैंने पता किया कि किसी को पता है कि
वेयर अबाउट्स मतलब उनका आता पता। तो मैंने पूछा किसी को पता है कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ है? ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। तो उस घर में एक ओल्ड मैन रहता था, उसने बोला यस, ही न्यू हर वेल, और वो उसको बहुत अच्छे से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, कि बहुत ही प्यारी वो बूढ़ी औरत थी। ही टोल्ड मी, उसने बताया। अ बिट मडल हेडेड, बट अ बिट मडल हेडेड, मडल हेडेड मतलब कंफ्यूज्ड, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज रहती थी वो। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। वो बोल रहा है कि थोड़ी सी कंफ्यूज रहती थी वो, लेकिन जितनी उनकी उम्र थी उनका कंफ्यूज रहना बनता था। वॉजंट शी, नहीं क्या? 101 ईयर्स ओल्ड, वो 101 साल की थी। 101 ईयर्स ओल्ड, तो इतने साल बाद तो इतना जो माइंड होता है वो वीक हो जाता है कि लोग कंफ्यूज रहने लग जाते हैं इतने एज में। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो घर में ही थी जब इस घर में आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को नहीं पता वास्तव में कि ये जो फायर थी, जो आग थी, वो कैसे लगी, कैसे शुरुआत हुई उसकी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये डेफिनेटली कैंडल्स हो सकती थी, कैंडल्स से आग लगी हो सकती थी। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो कैंडल्स यूज करती थी बिजली की बजाय। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि बिजली जो है वो बहुत महंगी पड़ती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो फायरमैन है, जो आग बुझाने वाले हैं, वो उनको बस पूरे पूरे टाइम में बाहर निकाल पाए थे। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब वो एक नर्सिंग होम में थी। नर्सिंग होम होती है जहाँ पे इंजर्ड की या बूढ़े लोगों की या कमजोर लोगों की देखभाल की जाती है। बर्लिंगटन हाउस, और उस जगह का नाम है बर्लिंगटन हाउस, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, डॉर्चेस्टर रोड पे है वो, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, इस टाउन के दूसरी साइड में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अभी फिर से कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस है। दीज आर द क्विज क्वेश्चंस आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था कि बीच बीच में ये क्वेश्चंस आएंगे, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, आप मेरे सुनने के बाद आपको पता लगता है इसका आंसर, तो इट्स बेटर यू वॉच द वीडियो अगेन टू नो फॉर योर सेल्फ कि इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या होने चाहिए थे या क्या है। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट क्यों गया ऑथर, क्यों गया ऑथर ब्रिडपोर्ट? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू डोंट नो, मैं आपको आंसर बता दूंगा अभी, लेकिन आई वॉन्ट यू टू गो बैक एंड वॉच दिस वीडियो अगेन। ऑथर ब्रिडपोर्ट इसलिए गया था बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैंड ओवर दैट लेटर टू इट्स ओनर, जो जिनका ये लेटर था, जिसको ये लेटर दिया गया था, उसके लिए ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेटर पढ़ के हमें पता लग रहा है। तो वो लेटर को रिटर्न करने के लिए ब्रिडपोर्ट गया था, उसकी वाइफ से मिलने के लिए, जिम मैकफर्सन की वाइफ कॉनी मैकफर्सन से मिलने के लिए, और उनको ये लेटर वापस देने के लिए वो वहां गया था। हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज शी, मिसेस मैकफर्सन कितने साल की थी? द ओल्ड मैन नेक्स्ट डोर जस्ट टोल्ड अस दैट शी वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, 101 साल की थी वो। वेयर वॉज शी, कहां थी वो? शी वॉज नाउ इन अ नर्सिंग होम, और वहां का नाम क्या था? बर्लिंगटन हाउस एट डॉर्चेस्टर रोड। सी, बर्लिंगटन हाउस डॉर्चेस्टर रोड, और जो उनकी एज थी वो यहां लिखी हुई है, 101 ईयर्स ओल्ड। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बहुत आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, वो वहां पहुंच गया है, वहां पहुंच के वो देखता है, जो बता रहा है कि पेपर चेन्स, पेपर की बनी हुई लड़ियां जो थी वो लगी हुई थी हॉलवे में, एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और एक क्रिसमस ट्री जिसपे लाइट्स लगी हुई थी और वो जल रही थी, वो एक कॉर्नर में खड़ा हुआ था। विद लॉप साइडेड एंजल, मैंने लॉप साइडेड आपको बहुत अच्छे से समझाया था लास्ट वीडियो में। लॉप साइडेड का मतलब होता है एक ऐसा कोन जिसको उल्टा रखा गया है, पतली साइड ऊपर है और मोटी साइड नीचे है, और
उस कोन की शेप में एक एंजल बनी हुई थी और वो उस ट्री के सबसे ऊपर लगाई हुई थी. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. मैंने कहा कि मैं एक दोस्त हूं जो मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया है, उनको एक क्रिसमस पे तोहफा देने के लिए, एक प्रेजेंट देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. मैं देख सकता था डाइनिंग रूम में जहां सब लोग एक पेपर हैट पहने हुए थे और गाना गा रहे थे. द मेट्रन, अब बहुत सारी नर्सेज होंगी वहां पे, और नर्सेज की जो हेड नर्स होती है उसको मेट्रन बोलते हैं. तो मेट्रन जो है उसने भी एक हैट पहनी हुई थी और बहुत हैप्पी लग रही थी वो मुझे देख के. उन्होंने मुझे एक मिन्स पाई भी ऑफर की, कुछ खाने के लिए भी ऑफर किया. एक बिस्किट जैसा होता है मिन्स पाई, कुछ खाने की चीज होती है, ये केक जैसा होता है इनफैक्ट. शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. उन्होंने मुझे कॉरिडोर में मेरे साथ चलती हुई गई वो. मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद अदर्स. उन्होंने बोला मिसेस मैकफर्सन जो है वो बाकियों के साथ नहीं है. शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया. शी इज रादर कंफ्यूज टुडे. वो आज थोड़ी कंफ्यूज है. सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट. तो हमने सोचा कि वो कुछ रेस्ट ही कर ले तो ज्यादा अच्छा है. शी हैज नो फैमिली यू नो. उनका कोई परिवार नहीं है. नो वन विजिट्स, और कोई उनको विजिट नहीं करता. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. तो मुझे पक्का पता है कि वो काफी प्रभावित होंगी तुमसे मिलके, काफी उनको खुशी होगी तुमसे मिलके. वो मुझे कंजर्वेटरी में ले गई जहां विकर चेयर्स होती हैं, ऐसी चेयर्स जो बांस से और रस्सियों से बनी हो. हमारे घर में भी होती हैं कुछ चेयर्स ऐसी, तो जनरली हम ऐसी चीजों को मूड़ा बोलते हैं. मूड़ा होता है जो इन चीजों को बना होता है, या मांचा होता है वो भी बना होता है इन चीजों का. ठीक है, उसको बोलते हैं विकर. जो भी चीज इनसे बनी होती है, बांस से, फूस से, रस्सियों से, उनको विकर बोलते हैं. विकर से बनी हुई चीजें. तो वो चेयर्स विकर की बनी हुई थी. एंड पॉटेड प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स जो पॉट में लगे हुए थे. ऑल अराउंड, चारों तरफ विकर चेयर्स थी और प्लांट्स थे. एंड लेफ्ट मी, और मुझे वहां पे छोड़ के वो चली गई. कंजर्वेटरी, मैंने आपको बताया था, कंजर्वेटरी ऐसी जगह होती है जो कि चारों तरफ से ग्लासेस से ढकी होती है. दीवारें नहीं होती, दीवार के बजाय ग्लासेस होते हैं जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. वो जो बूढ़ी औरत थी वो एक व्हील चेयर पे बैठी हुई थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. उनके जो हाथ हैं वो उनके लैप में, उनकी गोदी में फोल्ड करके रखे हुए थे. सी, हियर इज द ओल्ड लेडी, दिस इज विकर चेयर. ये विकर चेयर नहीं, एक्चुअली तो व्हील चेयर है. विकर चेयर्स तो आसपास पड़ी हुई थी सारी. ठीक है. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन. उनके पास एक सिल्वर कलर की व्हाइट हेयर पिन थी जिससे उन्होंने अपने बालों को विस्पी बन होता है जिसमें से फर्स्ट जैसे थोड़े थोड़े बाल बाहर निकल रहे थे. सी, ये जो बाल निकल रहे हैं ना हल्के हल्के बाहर, इसकी वजह से बोला जा रहा है विस्पी. तो विस्पी बन, उन्होंने पीछे अपने जूड़ा बना रखा था, उस जूड़े में से कुछ कुछ बाल निकल रहे थे बाहर, उसके लिए विस्पी वर्ड यूज किया है. तो उस विस्पी बन को, जिसमें से बाल निकल रहे थे कुछ कुछ, उसको उन्होंने सिल्वर व्हाइट हेयर पिन से पिन किया हुआ था, तो उसके लिए यूज किया पिन. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. और वो उस शीशे में से, कांच की दीवारें जो थी उसमें से बाहर गार्डन को देख रही थी. हेलो आई सेड. मैंने उनको हेलो बोला. शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली. वो मेरी तरफ घूमी और उन्होंने मेरी तरफ ऊपर देखा. वेकेंटली का मतलब खाली नजरों से. जैसे हम किसी एक तरफ देखते रहते हैं लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं करते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम देख कहीं और रहे होते हैं, तो उस चीज के लिए हम बोल सकते हैं वेकेंटली. ठीक है. तो उन्होंने वेकेंटली मेरी तरफ देखा, जैसे कि उनका ध्यान कहीं और है, बस मेरी तरफ देख रही है वो. हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन. मैंने बोला हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और मैं आगे बोला आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स. मुझे ये मिला है, मुझे लगता है ये तुम्हारा है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. जब मैं बोल रहा था
तो वो मेरे फेस की तरफ ही देखे जा रही थी। उनकी आंखें मेरी फेस की तरफ से कभी हटी ही नहीं। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर। मैंने उस टिन बॉक्स को खोला और उनको वो लेटर दिया। इट का मतलब लेटर, वो लेटर के लिए इट यूज किया यहाँ पे। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप। और वो मोमेंट था जब उसकी आंखें लिट अप मतलब जल गई। जलने का मतलब यहाँ पे क्या है, खुशी से उनकी आंखें एकदम ब्राइटन अप हो गई। विद रिकग्निशन, क्योंकि वो पहचान गई थी उस चीज को और उनसे उनकी आंखों में खुशी झलक आई थी। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड, और उनका जो फेस है वो सफ्यूज हो गया विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। अब सफ्यूज का मतलब डू यू नो क्या बताया था मैंने आपको? सी इट इज रिटन ओवर हियर, फिर से देख लीजिए। ग्लो ऑफ हैप्पीनेस स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस। सफ्यूज का मतलब पूरे फेस पे फैल जाना। अब वो कुछ भी हो सकता है। अगर हम सफ्यूज विद सैडनेस बोलते तो दुख पूरे चेहरे पर फैल गया, लेकिन यहाँ पे क्या फैली थी उनके चेहरे पे? खुशी। तो इसलिए सफ्यूज वर्ड यूज किया है, उसके साथ में हमने ग्लो ऑफ हैप्पीनेस यूज किया है। सफ्यूज का इन इटसेल्फ इट्स मीनिंग इज पूरे चेहरे पे फैल जाना, इतना ही मतलब है इसका। इसके साथ में जो हम वर्ड यूज करेंगे उससे समझ में आएगा कि वो हैप्पीनेस थी जो चेहरे पे फैली थी या सैडनेस थी। बिकेम सफ्यूज विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। मैंने डेस्क के बारे में उनको एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैंने वो कैसे पाया था, कैसे मुझे मिला था। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, पर मुझे नहीं लगता कि वो सुन रही थी मेरी बात। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, कुछ देर के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन उस लेटर को प्यार से सहलाती रही। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। एकदम से उन्होंने मेरे हाथ की तरफ बढ़ी और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। तुमने बोला था कि तुम घर पे आओगे क्रिसमस तक डियरेस्ट। उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे तुमने बोला था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे। एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट है। कम क्लोजर, पास आओ जिम डियर, सिट डाउन। अब उन्हें लग रहा है कि जिम आ गया है। इनफैक्ट ये कौन था? ये तो ऑथर है जो आया है उनका लेटर लेके, लेकिन उनको लग रहा है कि उनके जो हस्बैंड है जिम मैकफर्सन वो आ गए हैं। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उन्होंने मेरे गाल पे किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारा लेटर बहुत बार पढ़ती थी जिम, हर दिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी अपने दिमाग में। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, ये मुझे हमेशा ये एहसास कराता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम वापस आ गए हो तो मुझे तुम ये खुद पढ़कर सुना सकते हो अपना लेटर। वुड यू डू दैट फॉर मी डियर जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए करोगी जिम? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं बस तुम्हारी आवाज दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई लव दैट सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वील हैव सम टी, और फिर शायद हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मर्जी पेन, वही मर्जी पेन की बात हो रही है फिर से जो जिम बोलता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था मर्जी पेन, और उसने वो हांस वुल्फ जो जर्मन आर्मी के जो ऑफिसर थे उनके साथ भी शेयर किया था। रिमेंबर जब उन्होंने बोला था कि अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा मर्जी पेन खाया है उन्होंने, और इस बात पे दोनों ने अग्री किया था। रिमेंबर? वो कह रही देखो चारों तरफ मैंने तुम्हारे लिए मर्जी पेन बनाया है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जी पेन, मुझे पता है कि तुम्हें मर्जी पेन कितना पसंद है। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय एन इटालियन ऑथर जिनका नाम है माइकोल मोरपुर्गो। इसको ना अपने को अच्छे से प्रोनाउंस करना भी सीखना है। माइकोल ये ओल है, माइकोल मोरपुर्गो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दीज लास्ट टू कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना,
और चेक का मतलब चेक करना कि क्या आपको ये जो स्टोरी जो हमने पढ़ी नेक्स्ट ये वाली पैराग्राफ वाली, तो ये आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये चेक करने के लिए ये 2 क्वेश्चंस है। हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? कॉनी मैकफर्सन को क्या लगा कि उनका विजिटर कौन है, जो उनको विजिट करने आया था वो कौन है, उनको क्या लगा? अभी अपन ने अभी इसी पैराग्राफ में पढ़ा ना, क्या लगा उनको? अगर नहीं समझ में अभी इसका आंसर नहीं आप कर पा रहे हो तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो कि क्या बताया था उन्होंने, क्या बोला था। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट अवे। अभी इन्होंने बोला था ना कि कम ऑन सिट जिम डियर, तुमने बोला था कि तुम क्रिसमस तक वापस आ जाओगे और तुम आ गए। तो कॉनी मैकफर्सन को ऐसा लग रहा था, वो सोच रही थी कि जिम जो उनके हस्बैंड हैं वो वापस आ गए हैं, जिम मैकफर्सन। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉनी मैकफर्सन थॉट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन। ना यहाँ पे डिड यूज किया है और यहाँ पे थिंक यूज किया है। तो डिड और थिंक जब क्वेश्चन में आ जाते हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ आती है क्वेश्चन में, तो आंसर में हम डिड हटा देते हैं और वर्ब की फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट टेंस में। तो मैंने क्या किया, कॉनी मैकफर्सन थॉट कर दिया यहाँ पे। कॉनी मैकफर्सन थॉट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? इस स्टोरी में जो ये लास्ट का पैराग्राफ हमने पढ़ा था, इसमें कौन सा टेक्स्ट का हिस्सा ये दिखाता है कि जो विजिटर जो विजिट करने के लिए आया था वो छुपाना नहीं चाहता था कि वे कौन है? कैसे पता चलता है हमको ये? इफ यू गो बैक एंड रीड दिस लाइन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। ये जो लाइनें हैं इनको पढ़ के हमें पता लग रहा है कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाह रहा था। ही वॉन्टेड टू टेल हर कि मुझे ये मिला है और मुझे लगता है ये आपका है। ठीक है, तो नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। नाउ अपन ने पहले ये पढ़ा प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए, फिर हमने इस पूरे कहानी का मतलब जाना और हमने बीच में चेक भी किया कि हमें ये कहानी समझ में आ रही है कि नहीं। कॉम्प्रीहेंशन चेक किया, समझ चेक की। कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझ, समझना, समझा और फिर उसको चेक किया कि समझ में आया कि नहीं। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। जो ये कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस जितने भी हमने अभी तक पढ़े, ये सिर्फ ओरल क्वेश्चंस, जैसे हिंदी में होते हैं मौखिक क्वेश्चन, वैसे हमारे इंग्लिश में ये ओरल क्वेश्चंस हैं। ये हमें कॉपी में नहीं करने हैं। We'll have to do these questions in our copies. ये 7 questions हैं, ये हमें अपनी कॉपी में करने हैं with answers which will be shared with you in form of PDF shortly. Next is working with language. I want you guys to read through this ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो इस चीज़ को जल्दी जल्दी समझने में। थैंक यू। बिफोर वी गो, आपका होमवर्क है कि आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, या फिर जो ये वर्ड्स हैं इन वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स आप उठाओ, कुछ वर्ड्स जो आपको सिंपल लगते हैं, जो येलो हाईलाइट किया हुआ है ये वर्ड्स, इन वर्ड्स को आप लो और इन वर्ड्स को आप रोज यूज करने की कोशिश करो। ट्राई टू एम्बेड दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस लो, उनमें से वेव है, इस वेव को यूज कर सकते हो। अनविलिंग, अनविलिंग वर्ड इज वेरी इजी एंड यू कैन यूज इट इन रूटीन, क्योंकि बहुत बार आप अनविलिंग होते हो, आपको पेरेंट्स बोलते हैं खाना खाने के लिए, आप अनविलिंग होते हो, गेम खेल रहे होते हो, राइट। कभी आपको बाजार जाने के लिए बोलते हैं, कुछ सामान लाने के लिए बोलते हैं, आप अनविलिंग होते हो कि नहीं करने का मन नहीं है अभी, यू कैन यूज दिस वर्ड। जब कभी आप हाथ वेव करते हो या कोई इशारा आप ऐसे बोलते हो कि वो हाथ हिला के बुला रहा है, तो यू कैन से कि ही इज वेविंग हिज हैंड। ठीक है, आई एम गिविंग यू इजी एग्जांपल्स एंड आई एम गिविंग यू आइडियाज कि आप कैसे इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो। प्रोबेबली मतलब शायद तक, ये भी आप बहुत इजीली हर दिन यूज कर सकते हो वर्ड। ठीक है, हडल्स,
This word is a little difficult, but still you can try using it. Okay, I think that is it. I'll see you in next video. Thank you.